तो 11th क्वेश्चन में देखते हैं, इन सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका compass points 12 degree west of the geographical north. The north tip of the magnetic needle of the dip circle placed in the plane of magnetic meridian points 60 degree above the horizontal. तो ये अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो बिलो होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में तो अबव होगा, बट एंगल ऑफ डिप जो है 60 डिग्री रहने वाला है. द ओरिजिनल कंपोनेंट इज गिवन दिस मच. स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ magnitude of Earth's magnetic field and location at that location. तो डिप एंगल 60 दिया है, BH इज गिवन 0.16. अगेन सिमिलर सिचुएशन आ गई, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? B मिल जाएगा ना. मैग्नेटिक फील्ड इज 0. डबल हो जाएगा, cos 60 इज 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से. तो स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेट्यूड, तो ये तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा. एंड डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे? डेक्लिनेशन, देयर डेक्लिनेशन एंगल इज 12 डिग्री. डेक्लिनेशन 12 है और टोटल मैग्नेटिक फील्ड इतनी है. दैट्स व्हाट वी कैन राइट. ज्योग्राफिकल एक्सिस से 12 डिग्री एंगल बनाएगा, बिकॉज ये दिया है ना 12 degree west of the geographical north. So like this we can just do it, or you can just go through the how the answer is given in textbook, but most probably ऐसे ही लिखना है तुम्हें. Direction में 12 degree west of that geographical axis, which is the angle of declination, magnitude is this much. ये फार्मूले से जैसा पहला क्वेश्चन किया था सिमिलर ही है सर. ठीक है, तो इसका एक बार क्रॉस चेक कर लेना, हाउ द आंसर इज गिवन. यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो. देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिप एंगल एट एनी प्लेस वेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज √3 times of the vertical component. एक at one place horizontal component is √3 times. So what will be the dip angle there? तो again one of the कितना आ रहा है? 30 degree. How much? 30 degree. ठीक है, तो BH is given √3 times of BV. 10 theta वाले 10 del वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, तो दिस विल गेट कैंसिल, 1/√3 आएगा, तो del will be 30 degree. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बिगर, तो वो क्या नीडल को अपनी तरफ खींचेगा, एंगल विल बी लेस देन 45. अगर वर्टिकल कंपोनेंट बड़ा होता तो नीडल विल बी टेंडिंग टू गो दैट साइड, तो एंगल विल बी मोर देन 45. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बिगर हियर, तो 30 डिग्री आ रहा है आंसर. फार्मूले से भी और रफ आइडिया भी लगा सकते हैं, 45 से कम होगा. जो कंपोनेंट बड़ा होगा वो मैग्नेटिक नीडल को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा. एंगल ऑफ डिप विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू दैट. ऑलराइट, तो one more topic I am teaching you, which is exclusively for the JEE and NEET. थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोर्ड में नहीं आएगा ये. अपरेंट एंगल ऑफ डिप थोड़ा मैं बता देता हूँ इसमें क्या होता है. अपरेंट एंगल ऑफ डिप, हमें डिप एंगल इसमें निकालना पड़ता है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन में. बट तुमने डिप सर्कल का जो वर्टिकल प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन में अलाइन न करके थोड़ा सा एंगल पे बाय मिस्टेक यू डन इट एट सम अदर एंगल, अल्फा एंगल पे. डिप सर्कल के जो इंस्ट्रूमेंट है डिप एंगल मेजर करने का, उसका प्लेन जो है थोड़ा ऑफ लाइन कर दिया तुमने, एंगल अल्फा पे सेट कर दिया बाय मिस्टेक. तो जो एंगल ऑफ डिप आएगा दैट विल बी कॉल्ड अपरेंट एंगल ऑफ डिप. डिप एंगल इज measured in the plane which makes angle alpha with the magnetic meridian. And if dip angle is measured in the plane which makes angle alpha with the magnetic meridian, then angle of dip will be called apparent angle of dip. तो डेल डैश सपोज हमने इस वाले प्लेन में मेजर किया जो दूसरा अल्फा एंगल पे है, तो दैट विल बी, उसमें जो एंगल आएगा डेल डैश, दैट इज अपरेंट एंगल ऑफ डिप. और उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH आ रहा है,
विच इज एक्चुअल वैल्यू, बट दूसरे प्लेन में उसका कंपोनेंट आएगा बी एच कॉस अल्फा आएगा। देखो सपोज बाय मिस्टेक तुमने सेटिंग गड़बड़ कर दी, तो बी एच आना चाहिए, बट बी एच कॉस अल्फा आएगा। दैट विल बी द बी एच डैश इन अदर प्लेन। दूसरे प्लेन में कंपोनेंट, it will measure the component, not the full value of BH. तो BH will be the horizontal component in that plane. Vertical component is not affected. वहां पे vertical component दोनों प्लेन में सेम आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट इज इन द बोथ प्लेन रिमेन्स सेम, रिमेन्स अनचेंज। तो एंड डेल इज द ट्रू एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। तो अपना फार्मूला दूसरे प्लेन में, okay, BH will be BH cos alpha because other plane will measure the component of that BH, not full. तो सेकंड अदर प्लेन में फार्मूला वही लगेगा, डिप एंगल का tan will be वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, BH cos alpha, वर्टिकल कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज, तो BV अपॉन BH इज tan del डिवाइड बाय cos। तो ये फार्मूला बन जाता है अपरेंट एंगल ऑफ डिप और ट्रू एंगल ऑफ डिप के लिए। cos अल्फा को हम न्यूमरेटर में भेज सकते हैं, इट विल बिकम sec अल्फा। इसको चेक कर सकते हैं, वी कैन चेक इट वेदर दिस रिलेशन इज करेक्ट और नॉट। सी हाउ टू चेक इट। देखो पहले ये देख लो, फिर मैं चेक करना बता रहा हूँ। हाँ ओके, चेक करने से तुम्हें समझ में आएगा। देखो अगर सपोज हमने अल्फा इज जीरो, मतलब क्या हुआ, यू आर सेटिंग इट एक्यूरेटली। दूसरा प्लेन जो है मैग्नेटिक, अल्फा जीरो हो गया, तो यू आर कम बैक टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, तो उसमें सेम आना चाहिए। फिर इफ अल्फा इज जीरो, कॉस जीरो विल बी 1, tan del dash, इसमें देखो tan dash del dash will be tan del dash will be del, both will be equal, अपरेंट एंगल विल बी एक्चुअल में ट्रू एंगल हो जाएगा। अगर तुमने अल्फा जीरो रखा, मतलब यू आर जस्ट डूइंग द करेक्ट एक्सपेरिमेंट, यू आर नॉट इन अदर प्लेन, यू आर इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। बट अगर तुमने बाय मिस्टेक 90 डिग्री पे सेट कर दिया, अल्फा इज 90 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन से यू हैव गॉन अवे बाय 90 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इफेक्ट खत्म हो जाएगा उसमें, cos 90 will be 0, so dip angle will be 90. So why it is so? Because horizontal component is neutralized, it is not able to pull the needle of the dip circle towards it, vertical component will pull it down completely, vertical component अपनी तरफ खींच लेगा उसको, horizontal component counteract नहीं कर पा रहा उसको, because it has been neutralized at 90 degree by the setting of the plane at 90 degree. तो 90 डिग्री अगर हमने मैग्नेटिक मेरिडियन से डिप सर्कल के प्लेन को सेट कर दिया, तो इट विल बी, नीडल विल बिकम वर्टिकल, अपरेंट एंगल ऑफ डिप विल बी 90 डिग्री देयर, ट्रू एंगल ऑफ डिप विल बी समथिंग एल्स। ठीक है, तो देख लो इसको फिर से, यू कैन जस्ट टेक द स्नैपशॉट, इसका स्नैपशॉट ले लो। बोर्ड में नहीं आता ये डिप, अपरेंट एंगल ऑफ डिप, ओनली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव टोल्ड यू। नीट में आया था क्वेश्चन इस बार, let me see which is the question which was asked in the NEET examination last year. इसमें कोई डाउट है पर्टिकुलरली दो? सर एक बार वापस से समझा दीजिए, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा देखो है। हमें क्या करना है, डिप सर्कल के प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट करना है, तभी ट्रू एंगल ऑफ डिप मिलता है। बट बाय मिस्टेक दूसरे प्लेन में डिप सर्कल को हमने सेट कर दिया, विच इज मेकिंग एंगल अल्फा। तो दूसरे प्लेन में जो डिप एंगल मेजर होगा उसको अपरेंट एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्यूरेटली मेजर नहीं होता। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, जो मेजर होगा एक्चुअल में, वो एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कॉस कंपोनेंट आएगा उधर, दैट विल बी BH डैश इन दैट प्लेन। वर्टिकल कंपोनेंट जो है इट रिमेन्स अनइफेक्टेड, vertical component in both the planes will be same, और del is the true angle of dip at that place, तो BH dash जैसा कि मैंने बताया it will be BH cos alpha। mute it, listen, just pay attention। तो फार्मूला tan del का क्या होता है, BV upon BH, del dash है तो BH ओरिजिनल कंपोनेंट इज अफेक्टेड, वो भी
उसका कॉस्ट कंपोनेंट मेजर होगा BH की वैल्यू यहाँ पुट कर दी BH डैश की, BH cos अल्फा BV अपॉन BH इज 10 डेल ट्रू एंगल ऑफ डिप डिवाइड बाय कॉस। तो ये फार्मूला बन जाता है अपरेंट एंगल ऑफ डिप का टेंजेंट इज 10 डेल अपॉन cos अल्फा वेयर इज द अल्फा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन and the plane in which apparent angle is measured. इसको चेक किया अल्फा अगर 0 है मतलब यू आर इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इटसेल्फ तो अपरेंट एंगल विल बी ट्रू एंगल ऑफ डिप। अल्फा 90 है, दूसरा प्लेन को तुमने पूरा मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 डिग्री घुमा दिया तो उस समय क्या होगा cos 90 विल बी 0 एंड 10 डेल डैश विल बी इन्फिनिटिव और डेल डैश विल बी 90 डिग्री। तो उस समय डिप सर्कल की नीडल वर्टिकल हो जाएगी, वहां पे बाय मिस्टेक तुम्हें 90 डिग्री दिखाएगा जो कि अपरेंट एंगल ऑफ डिप है, ट्रू एंगल ऑफ डिप नहीं है वहां पर। वो ट्रू एंगल ऑफ डिप विल बी 90 डिग्री ओनली एट पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स। तो बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ये क्वेश्चन आया था नीट में, इसका स्नैपशॉट ले लो, जेई में भी आ सकता है और इसको ट्राई करो। ऑप्शंस आर गिवन। All right, now we are going to learn some terms related to इसमें जो है I told you थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ही बाकी है। इनफैक्ट ये टर्म्स भी मुझे पढ़ाने थे, ये अपने कोर्स में है टर्म्स एंड तो दिस इज द पार्ट ऑफ द CBSE कोर्स, दिस इज नॉट डिलीटेड। ये टर्म्स जो है 4-5 टर्म्स हम सीखने वाले हैं, they are the part of the course. Okay, let us see now what are the this some definitions are there, some terms related to magnetism, some definitions related to magnetism. एक तो relative permeability होती है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था relative permittivity, similar to that relative permeability is there in this topic. Suppose ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन, निकल, कोबाल्ट और एल्युमिनियम, कॉपर, कोई भी मेटल, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी हमें डिफाइन करनी है म्यू आर। सपोज उसकी परमिएबिलिटी म्यू है, वैक्यूम की म्यू नॉट है, तो जो इनका जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ, ओके दिस इज द डेफिनेशन हियर, relative permeability of magnetic material is the ratio of its permeability to the permeability of vacuum. Mu क्या है? Permeability of material. Mu naught is the permeability of vacuum. Then relative permeability is the ratio of both. ये magnetic constant होते हैं. They mu and mu naught are what? They are the magnetic constant, magnetic property of that materials, different materials. मैग्नेटिक फील्ड है, इसको कितना वो अलाउ करेंगे या कितना अट्रैक्ट, कितना उससे पास होने देंगे या पास नहीं होने देंगे, रिपेल करेंगे उनको। दिस इज द मैग्नेटिक कांस्टेंट ऑफ वेरियस मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो उनका जो रेशियो होता है परमिएबिलिटी का वैक्यूम के साथ जो रेशियो होता है, उसको उस मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं। म्यू आर हैज नो यूनिट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू की वैल्यू, म्यू का रिलेशन मिल जाएगा हमें। permeability of any magnetic material is the product of relative permeability and permeability of vacuum. Vacuum का जो constant है material के relative permeability से multiply करो, cross multiply करने से, or you can remember this only. Relative permeability of iron is very high, which is of order of 1000 or more. Iron, nickel, cobalt, इनकी relative permeability काफी high होती है, because they are ferromagnetic materials. उनकी प्रॉपर्टी जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी इज मोर। ठीक है, नाउ विल सी द सेकंड टर्म क्या है इसमें, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल
Second one is the magnetization of material. तो लेट्स सी व्हाट इज दिस. इसका सिंबल एम होता है. तो एक तो लेमैन्स लैंग्वेज में हम ऐसे बोल सकते हैं, एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज in the magnetic field. For example, iron has more magnetization than copper and aluminum. Magnetic field में iron ज़्यादा magnetize होता है, तो उसका magnetization is more. But ये just समझने के लिए था. This is, you don't write this. Definition of magnetization is this: magnetization of any sample is the net dipole moment per unit volume. Suppose तुमने कोई रॉड ले ली आयरन की या निकल की, कोबाल्ट, उसको हमने सोलेनोइड के अंदर डाल दिया और करंट हमने फ्लो किया, तो उसमें कुछ डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेट बन सकता है. वो उसका डायपोल मोमेंट जो है, जो बना, जो प्रोड्यूस हुआ, उसमें इंड्यूस हुआ, डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो इट इज द नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो जितने डायपोल मोमेंट है. कोई बार मैग्नेट ले लो, उसका डायपोल मोमेंट निकाल लो कितना है. आई मीन नेट डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट का सिंबल स्मॉल एम है ना, थोड़ा चेंज कर दो इसको. स्मॉल एम सिंबल ले रहे हैं हम लोग. ठीक है, सिंबल ने चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा तुम्हें. स्मॉल एम सीखा हमने डायपोल मोमेंट का. ठीक है, तो it is the ratio of net dipole moment of the magnet divided by its volume. ठीक है, जब हम सोलेनोइड के अंदर मटेरियल आयरन, निकल, कोबाल्ट या दूसरा भी रखते हैं तो वो मैग्नेट बन जाते हैं. उनका डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है उसमें. कितने डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, उसमें कितना वॉल्यूम है, रेशियो. आयरन का मैग्नेटाइजेशन ज्यादा आएगा, है ना, और दूसरे मटेरियल का कम आता है. इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब. तो एम्पियर पर मीटर आएगा मैग्नेटाइजेशन का यूनिट. और डायपोल मोमेंट क्या होता है, पोल डिस्टेंस इनटू डायपोल लेंथ. डायपोल लेंथ 12 ले लो, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डायपोल लेंथ. तो 12 कैंसिल हो गया. तो पोल डिस्टेंस डिवाइड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड और बार मैग्नेट. तो ये फार्मूला भी बन सकता है. पोल डिस्टेंस दे दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख दें, तो यू कैन फाइंड आउट द डायपोल मोमेंट. ये एम है, यहाँ भी एम लिखेंगे. ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन होगा, साउथ से नॉर्थ पोल. ठीक है, दिस टर्म इज क्लियर. मैग्नेटाइजेशन ऑफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल और इवन बार मैग्नेट. बार मैग्नेट भी पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल की ही बनती है. ठीक है, अपना कोर्स थोड़ा पीछे चल रहा है, इसलिए जस्ट वी विल बी हैविंग द क्लास अप टू 7:20 तक. ठीक है, 7:20 तक क्लास रहा करेगा जब तक वो मीटिंग एंड नहीं हो जाती. 5 मिनट एक्सटेंड कर दिया मैंने क्लास टाइमिंग. ऑलराइट, तो नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी. यहाँ पे तुम्हें डाउट आएगा, इज इट नॉट द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं बोलते क्या, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. बोथ आर सेम देयर, बट यहाँ पे डिफरेंट है. magnetic intensity is different, magnetic field is different here. Let us see what is the difference. How do we define the magnetic intensity? It is ability of source to magnetize the magnetic materials. ठीक है, बट ये जस्ट समझने के लिए डेफिनेशन क्या है, देखो फार्मूले से डेफिनेशन डिफाइन करेंगे. कंसीडर सोलेनोइड हैविंग टर्न्स
per unit length equal to n, small n, and I is the current flowing in that. Then magnetic intensity is the product of number of turns per unit length into current. मैग्नेटिक इंटेंसिटी का सिंबल H है, तो H is this फार्मूला. ये डेफिनेशन बन जाएगी, जो फार्मूला है वही डिफरेंशियल. H is equal to N into I, Ni. इसका यूनिट भी एम्पियर पर मीटर आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ मींस मीटर, करंट का एम्पियर. सेम यूनिट जो ऊपर था मैग्नेटाइजेशन का था, सेम इसका भी यूनिट है. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई बी नॉट. जब उसका वैक्यूम है कोर में, तब बी नॉट लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड. दूसरा मटेरियल डाल देंगे तो बी लिखेंगे. तो बी नॉट इज म्यू नॉट इंटू एच हो गया, एन आई इज एच. तो एच को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड को अगर परमिएबिलिटी से, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से डिवाइड कर दे, सपोज कोई भी सोर्स हो सकता है. मैग्नेटिक फील्ड जरूरी नहीं है कि सोलेनोइड की हो. बार मैग्नेट की है तो उसको म्यू से डिवाइड कर दो. और सपोज टोराइड है, टोराइड की फील्ड लिखो, उसको डिवाइड कर दो. सर्कुलर लूप है, उसकी भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकाल सकते हैं. मतलब म्यू नॉट हटा दो उसके फार्मूले में, म्यू नॉट से डिवाइड कर दो, तो जो क्वांटिटी मिलती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, उसका यूनिट एम्पियर पर मीटर होता है. मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट, उसका यूनिट टेस्ला होता है. ठीक है. तो इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और इन केस ऑफ सोलेनोइड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन एंड आई. ये जनरल फार्मूला बन जाएगा किसी भी सोर्स के लिए, और ये सोलेनोइड की मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फार्मूला बनेगा. ठीक है. ये टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से लिख लो और रिवाइज करो, नहीं तो भूलने के पूरे चांसेस हैं. ये सब जो डेफिनेशंस हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज बार बार पढ़नी पड़ेंगी, अदरवाइज यू विल फॉरगेट. तो इफ कोर है सम अदर मैग्नेटिक मटेरियल, सपोज हमने इसमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल की रॉड डाल दी, तो उसकी परमिएबिलिटी म्यू है. म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, तो म्यू लिखेंगे. लेकिन एच चेंज नहीं होता है, एच रिमेन सेम, वो एन आई रहेगा एच. तो इट विल बी एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू. मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई, म्यू चेंज हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो गई. एच डजंट चेंज, एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम in the core of solenoid. H is not changing, वो that remains n into I. मीडियम अगर हमने चेंज कर दिया तो फील्ड भी चेंज हो जाएगी, परमिएबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, रेशियो विल बी अगेन कमिंग H which is equal to Ni. ठीक है. तो these are the formulas हमें आगे लगेंगे. ये जब वैक्यूम है कोर में तो ये फार्मूला यूज करेंगे, जब दूसरा मीडियम है तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे. ऑलराइट, दिस आई एम लिविंग, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इसको छोड़ दो. क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट द H. हाँ, H अच्छा मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था इधर. H कैन बी B नॉट अपॉन म्यू नॉट. एक्सप्लेनेशन अदर फार्मूला, दिस इज द इन जनरल फार्मूला होगा. ठीक है. तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिफरेंट, यूनिट भी डिफरेंट है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलते हैं, कभी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं. मैग्नेटिक फील्ड को यूनिट देख के पता लगता है. सपोज टेस्ला लिखा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नाम. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कभी कभी बोल देते हैं उसको. फील्ड की यूनिट गॉसेस या टेस्ला होती है ना. मैग्नेटिक इंटेंसिटी की एम्पियर पर मीटर. बार मैग्नेट की भी सेम होगी, बार मैग्नेट का भी हम निकाल सकते हैं. बार मैग्नेट की जो फील्ड है म्यू नॉट से डिवाइड कर दो, एक्सियल पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी आएगी,
एक्सेल पैड पे फील्ड लिखो और वहां पे वैक्यूम है या एयर है तो म्यू नॉट से डिवाइड कर दो। दूसरे मीडियम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सेल पैड पे फील्ड लिखो, उस मीडियम के कर दो, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बट यूनिट एम्पियर पर मीटर ही रहेगा। बार मैग्नेट में यू विल थिंक अरे करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है, बट फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो यूनिट विल नॉट बी चेंजिंग। लूप में जो आया था, तो it can be in terms of current also, even if there is no current flowing. All right, ये समझ में आ गई मैग्नेटिक इंटेंसिटी के टर्म्स। नाउ फोर्थ वन इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो इट इज नथिंग बट ए रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अभी जो दोनों टर्म पढ़े, पहले मैग्नेटाइजेशन पढ़ा, फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ा, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उनको रेशियो, मैग्नीट्यूड का रेशियो। और लेमेन्स लैंग्वेज में अगर समझना है तो इट इंडिकेट्स दैट हाउ इजीली मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। मतलब ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी तो इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी कम है तो मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज वेरी डिफिकल्टली एंड कम मैग्नेटाइज होगा। तो ये जस्ट डेफिनेशन ये मत लिखो, ये these are, they will not get you the marks। यहां से लिखो। तो दोनों के यूनिट सेम है तो ससेप्टिबिलिटी का यूनिट नहीं रहेगा, नो यूनिट फॉर ससेप्टिबिलिटी। और अगर ऐसे याद नहीं रहा तो ऐसे याद कर लो। देखो m क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो h है, h के साथ ससेप्टिबिलिटी आ रही। ससेप्टिबिलिटी का सिंबल भी देखो h जैसा लग रहा है। अगर देखो मैं ऐसे लिखूं, एक मिनट, ससेप्टिबिलिटी को ऐसे लिखो, थोड़ा सा गैप करके, थोड़ा सा गैप कर दो, तो इट इज लुकिंग लाइक h ओनली। h को कंप्रेस कर दिया हमने थोड़ा सा, तो ये सिंबल एक जैसे हो गए। h को कंप्रेस किया तो ऐसे हो गया, h के साथ प्रोडक्ट किया, ससेप्टिबिलिटी इज, सिंबल इज लुकिंग लाइक h ओनली, ये दोनों एक साथ आ गए, विच इज इक्वल टू m, m इज द मैग्नेटाइजेशन। ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद कर लो, कभी कभी रेशियो सीक्वेंस में फॉरगेट। आयरन की ससेप्टिबिलिटी काफी हाई होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी इज वेरी हाई, मच ग्रेटर देन 1। पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, जैसे अभी हम सीखेंगे आगे, तो उनकी 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैव वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी। more susceptibility means more easily they can get magnetized, and also more magnetization, dipole moment will be more। तो जब हम एक नोट देखते हैं इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत सॉलिनॉइड है, उसके अंदर अगर हमने कोई मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया जिसका मैग्नेटाइजेशन m है, तो फील्ड चेंज हो जाती है। If magnetic material is kept inside the solenoid, then net field will be B naught। B naught कब है? जब vacuum है, no other medium is there in the core, so field will be changed by the factor this, mu naught into m। m is the magnetization of this material, उसका m है, तो वो उसको mu naught से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो फील्ड में, फील्ड विल बी दैट मच मोर। दैट नहीं, इट विल बी चेंज्ड बाय दैट, इट विल बी चेंज्ड बाय हाउ मच वैल्यू, म्यू नॉट इंटू एम से चेंज हो जाएगा। बी नॉट का वजह वैक्यूम। तो यहाँ पे तुम्हें एक डाउट आ रहा होगा कि सर हमने एक फार्मूला और भी तो सीखा है, दूसरा मीडियम, इफ यू पुट द अदर, इफ यू चेंज द मीडियम, तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू आर टाइम्स हो जाती, म्यू नॉट एन आई। ये तो बी नॉट है, तो बी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू बी नॉट। तो रिलेटिव परमिटिविटी पता है तो हम निकाल सकते हैं, इस रॉड की रिलेटिव परमिटिविटी पता है। अगर वो नहीं पता है, मैग्नेटाइजेशन पता है, तो इससे दोनों से सेम आएगी, बोथ विल गेट यू द सेम फाइनल फील्ड, सेम वैल्यू ऑफ द फील्ड, म्यू आर से या फिर इससे, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। यू कैन यूज दिस आल्सो, यू कैन यूज दिस आल्सो। आर यू गेटिंग दिस?
Yes, sir. तो ये नोट कर लो। फिर हम एक छोटा सा डेरिवेशन है इसमें रिलेटेड टू दिस एंड दिस सस्टेनेबिलिटी, अपना रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी का, देन दिस टॉपिक विल बी ओवर। ये फिर तुम्हारा एज पर द बोर्ड ये खत्म हो जाएगा। ये पैरामैग्नेटिक भी करा दूंगा, एक लेक्चर वो लगेगा वो भी करा दूंगा, एंड देन दिस, देन we'll start new chapter. Noted? Mm. Yes, sir. Yes, sir. Sachin, you are joining late today. First lecture में नहीं थे. Harsh is also absent. Naman is not there. Disha was not there. Disha, are you there? No. Yes, sir. So many absent. Are you there? Yes. Shivani नहीं थी, कौन नहीं था? Who was not there? You were there in the first lecture, Disha? Yes, Okay, sir. Shivani, I think. Okay, चलो देखते हैं अभी ये रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। देखो ऊपर के जो रिलेशन लिखे हैं सबको यहाँ पे लेके आओ। बी का रिलेशन क्या लिखा था? म्यू एच। ये देखो बी इज इक्वल टू म्यू एच लिखा था, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच लिखा था, और एक ये रिलेशन, ये तीनों रिलेशन, और ये चौथा ये, इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दो, बी नॉट एंड एम सी। यहाँ पे मैंने रिपीट किया, देखो बी की वैल्यू ये, बी नॉट ये, एम इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू एच, और ये अभी लिखा हमने। तो बी की वैल्यू ये पुट करेंगे, बी नॉट ये पुट कर देंगे, एम ये पुट कर देंगे इसमें। तो सभी में एच आ रहा है, एच विल गो, और म्यू नॉट कॉमन ले लिया तो ये आ गया, बाहर आ गया ये। म्यू नॉट को हम नीचे ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा। और ये हमने बिगनिंग ऑफ द दिस टॉपिक में पढ़ा था, रेशियो ऑफ दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये रिलेशन बन गया। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी इज वन प्लस ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक ज्यादा होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज वन मोर देन द ससेप्टिबिलिटी। इन अदर वर्ड्स ससेप्टिबिलिटी इज लेस बाय वन as compared to relative permeability of that material. दोनों में एक का डिफरेंस होता है, both have the difference of 1, mu r minus susceptibility is equal to 1. ठीक है, तो इस पे 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है केवल, ये नोट कर लो फिर वाइंड अप कर देते हैं। एक क्वेश्चन तो देखो ये है, जस्ट विल वाइंड अप इन 2 minutes, ये अपने आप वाइंड अप हो जाएगा शायद। देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करना है तुम्हें 5.10, ओनली वन क्वेश्चन इज देयर ऑफ दिस टॉपिक। सिंसियरली कर लो उसको सारे पॉइंट बिना देख के, लास्ट वाला मैं समझा दूंगा, डी वाला बुक में मिस्टेक है उसके सॉल्यूशन में, आई विल टेल यू वेयर इज द मिस्टेक। बट ये तीनों ए बी सी पार्ट अभी हमने डिस्कस किए, तीनों हो जाने चाहिए। ठीक है, 10th क्वेश्चन ऑफ सॉल्व एग्जांपल। हाँ, इसको लिखना 10 5.10 लिख लो, बुक में से नोट कर लो। सर थोड़ा सा बी क्विक, थोड़ा सा। सर। ओके, एक क्वेश्चन जल्दी से लिखो नहीं तो टाइम फिनिश होने वाला। देखो डिक्टेट कर रहा हूँ, इफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज 999, find its magnetic permeability, mu. Find its magnetic permeability. ससेप्टिबिलिटी दी है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी निकालनी है। डन। उसके बाद 5.10 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सॉल्व 4 pi एग्जांपल है, into 10 to the power minus 4. यूनिट। ओके ठीक है,
यूनिट भी लिख लेना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो, द स्पेस विद इन द टोरॉइड इज फिल्ड